आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो तुम्हें सभी चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे मोबाइल से एक बेटर फोटोज़ निकाल के लाने में हेल्प कर सकती है। मैं बेटर भी थोड़ा गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक प्रॉपर सिनेमैटिक फ़ोटो निकाल के लाने में तुम्हें हेल्प कर सकती है, क्योंकि मैं शुरुआत से तुम्हें एंड तक सब चीज़ें बताने वाला हूँ जो जो चीज़ें तुम्हें अलग अलग वीडियोज़ के अंदर देख के पता लगी होगी। मैंने इसके अंदर कैमरा सेटिंग्स भी इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड करी है, कंपोजिशन रूल्स जो कि सबसे जान होते हैं एक फोटोग्राफी के, अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊँ तो, क्योंकि इनके बिना अगर तुम फोटोज़ लेने जाओगे तो बिल्कुल घटिया सी फोटो आएगी, जिनको एक ठीक फोटोग्राफर देख के बता सकता है कि इसके अंदर कोई कंपोजिशन रूल फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि फोटोग्राफी में होता ही कंपोजिशन है, जिसकी वजह से हम बेटर फ्रेमिंग कर पाते हैं और एक फ्रेम ही तो हम कैप्चर करते हैं। तो अगर हम बेटर फ्रेम कैप्चर करेंगे तो बेटर फोटो हमारी आएगी। उसके बाद में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो मैंने खुद ऑब्जर्व करके सीखी है, बार बार प्रैक्टिस करके सीखी है, जिनकी वजह से तुम अपनी फोटोज़ को इमीडिएट बेटर बना सकते हो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस सिनेरियो में मैं क्या फोटो क्लिक कर सकता हूँ, तो फिर इन 5 में से कोई एक चीज़ यूज़ करो। तो मतलब इन 5 टिप्स में से कोई एक टिप यूज़ करो, तुम्हारी फोटो देखना क्या निकल के आती है। तुम खुद सोचोगे कि यार ये चीज़ें पहले बता देते, हमारी फोटोज़ तो ठीक हो जाती पहले से ही। ठीक है, उसके बाद में हम प्रो मोड के बारे में बात करेंगे, जिसको तुम जगह जगह ढूंढ के परेशान हो चुके होगे, आज मैं तुम्हें यहीं पे बता दूंगा। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले अपन कंपोजिशन, कैमरा सेटिंग्स, टिप्स की बात करेंगे ताकि तुम्हें एक बेसिक नॉलेज आ जाए। उसके बाद के अंदर थोड़ा सा एडवांस नॉलेज के लिए प्रो मोड वाला पार्ट हम लेके आएंगे। प्रो मोड के लिए अलग से ही नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि ये पूरा ही एक अलग कहानी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि मैस अप ना हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले अपन कैमरा सेटिंग्स की बात करते हैं। तो जो बेसिक कैमरा सेटिंग्स है मैं वही तुम्हें बताऊंगा, सभी मोबाइल्स के अंदर तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सभी मोबाइल को पहले चेक करा, उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, 2 ही सेटिंग्स हमने को छेड़नी है। पहली अपनी क्वालिटी डिसाइड करती है, दूसरी हमें रूल्स को फॉलो करने में हेल्प करती है। सबसे पहले अपन एस्पेक्ट रेशियो को चेंज करते हैं। मोबाइल के अंदर जब भी एस्पेक्ट रेशियो के अंदर तुम जाओगे ना, तो वह एस्पेक्ट रेशियो केवल तुम्हारी फ्रेम को चेंज नहीं कर रहा होगा, वो तुम्हारे कैमरा का कैसा और रेजोल्यूशन यूज़ आ रहा है, कितना सेंसर तुम्हारा यूज़ आ रहा है, वो भी डिसाइड करता है। फोटो मोड के अंदर, वीडियो मोड के अंदर चीज़ें बदल जाती है, फोटो मोड के अंदर चीज़ें अलग रहती है। जैसे तुम फोटो मोड के अंदर आओगे, अगर 9:16 के अंदर जैसे तुम्हें बिग फ्रेम दिखता है कि पूरी स्क्रीन काम में आ रही है, क्या क्रेजी फोटो आ रहा होगा, लेकिन उसके अंदर केवल तुम्हारा 10 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का कैमरा ही काम आता है। अगर तुम्हारा 48 मेगापिक्सल का कैमरा है तो वो केवल 5 मेगापिक्सल यूज़ कर पा रहा है। तो अब तुम सोच सकते हो कि कितनी क्वालिटी तुम डिग्रेड कर रहे हो तुम अपनी एक छोटे से डिसीजन से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वालिटी कब यूज़ होती है, जब तुम 4:5 पे अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करते हो। माना फ्रेम थोड़ा अजीब आता है, लेकिन हम एडिट के अंदर उसको काफ़ी अच्छे से सेट कर सकते हैं। और अगर तुम्हें लाइटरूम सीखना हो अच्छे से, तो तुम यहाँ से सीख सकते हो। 0 से सिखाया है बिल्कुल हर एक चीज़ को। तो सबसे पहले तुम 9:16 से हटा के 4:3 पे ले आओ, उस पर तुम्हारा मोबाइल और कैमरा सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन यूज़ कर पाता है। उसके बाद में बारी आती है अपने कैमरा सेटिंग्स के अंदर आओ, वहाँ पे ग्रिड लाइंस को ऑन कर दो, क्योंकि ये लाइंस हमें हमारे कंपोजिशन रूल्स को फॉलो करने में हेल्प करेगी, फ्रेमिंग बनाने में हेल्प करेगी। उसके बाद जस्ट नीचे तुम्हें एक लेवल का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जब भी हम फ्रेमिंग करते हैं तो सबसे ज़रूरी पार्ट क्या होता है कि हमारा फ्रेम बिल्कुल सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। और जब भी हम लो एंगल लेके जाके फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करते हैं, कई बार जब पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो टिल्टेड रहता है माहौल। ठीक है, वहाँ पे भी तुम्हें लेवल हेल्प करेगा तुम्हारी फोटोज़ को सीधा करने में। ठीक है, तो बिल्कुल लेवल तुम्हारी फोटो आएगी। ऐसे तुम जैसे ईंट वगैरह लगाते हैं तो वो लेवलर रखते हैं ना, ताकि सीधी चढ़े ईंट, वैसे ही हमारे ये काम करता है। बस दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई सेटिंग्स नहीं छेड़नी है, ना कुछ और छेड़ना। अगर तुम्हारे मोबाइल के अंदर जैसे एंड्रॉइड फ़ोन होते हैं तो उनके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हमारी फ़ोटोज़ को हाई क्वालिटी में कैप्चर कर सकते हैं। 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल जो कैमरा उनका होता है, तो उसको भी तुम सेट कर सकते हो अगर तुम ज़्यादा ही हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ से, नहीं तो इतनी सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो कि है कंपोजिशन। तो देखो, अब अपन बात करते हैं कंपोजिशन, जो कि है फोटोग्राफी की जान। अगर तुम ये सीख लेते हो तो तुम्हें फोटोग्राफी के अंदर या वीडियोग्राफी के अंदर भी इनफैक्ट कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम करते ही क्या है, वीडियो और फोटो के अंदर एक फ्रेम कैप्चर करते हैं। अगर हम फ्रेम परफेक्ट बना लेंगे, हम फ्रेम परफेक्ट ढूंढ लेंगे, तो उसके बाद में फोटोज़ और वीडियोज़ ऑटोमेटिक ही बढ़िया जानी है हमारी। ठीक है, अब मैं तुम्हें केवल 5 कंपोजिशन रूल्स बताऊंगा, क्योंकि ये सफिशिएंट है। इनके अलावा तुम्हें काफ़ी फ्रिक्वेंटली नहीं देखने को मिलेंगे नेचर के अंदर जब काफ़ी चीज़ें हम कैप्चर करने जाते हैं। जैसे रूल ऑफ ऑड, तो ऑड नंबर हमें कैप्चर करना होता है जब ये फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली तुम्हें नेचर में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो ये 5 कंपोजिशन रूल है, अगर तुम इनको अप्लाई करते हो तो तुम्हारी फोटोज़ को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, और ये तुम्हें नेचर के अंदर आसानी से ढूंढने पे मिल भी जाएंगे। जब भी तुम अभी बाहर जाके फोटो क्लिक करने की कोशिश करोगे, अभी तुम्हें एक ना एक दिख जाएगा इनमें से।
नंबर 1 के ऊपर जो रूल आता है वो हम इन ग्रिडेड लाइंस को यूज़ करके फॉलो करते हैं, और इन ग्रिडेड लाइंस को यूज़ करके हम फोटोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रूल को फॉलो करते हैं। जैसे हाईलाइट करवाता है ना टीचर की एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, वैसे है ये दोनों रूल्स। अगर तुम इनको यूज़ कर लेते हो तो तुम्हें काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हमने कैमरा सेटिंग के अंदर जाके ग्रिड लाइन ऑन करी थी, इसीलिए ऑन करी थी ताकि हम ये कॉम्पोजिशन को फॉलो कर सकें। अब इन ग्रिड लाइंस को यूज़ करके हम फोटोग्राफी के 2 रूल को फॉलो करते हैं, रूल ऑफ थर्ड और होराइजन लाइन। सबसे पहले अपन रूल ऑफ थर्ड की बात करते हैं। रूल ऑफ थर्ड एक रूल है जिसके अंदर ये एक माना जाता है, सब मानते हैं कि जब भी कोई व्यूअर अपनी फोटो को देख रहा होता है तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट इसके अंदर बन रहे हैं ना इन ग्रिड लाइन से, इनके ऊपर सबसे पहले नजर जाती है हमारे व्यूअर। तो अगर हम हमारा मेन सब्जेक्ट इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे या इन लाइंस पे अरेंज करेंगे तो हमारे व्यूअर्स के पहले अटेंशन वहाँ जाता है, तो पहले हमारा मेन सब्जेक्ट उनको दिखेगा, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर उनकी नज़र पहले जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि कंपोजिशन रूल्स का मेन पर्पस यही होता है कि हमारा मेन सब्जेक्ट डोमिनेंट बन सके, तो वो काम हो गया क्योंकि वो देख ही वहाँ रहे थे और हमने वहीं पे उसको रखा, तुम्हारी फोटो और बढ़िया होने लग गई। अब तुम चाहे जितना वाइड फ्रेम कैप्चर करो, अगर तुमने अपना मेन सब्जेक्ट इन पॉइंट के ऊपर रखा है तो नज़र वहीं पे जाएगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये तो था रूल ऑफ थर्ड। अब बारी आती है होराइजन लाइन की। देखो जब भी तुम एनवायरनमेंट के अंदर देखो ना तो तुम्हें कुछ लाइंस बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। वो बिल्डिंग से बन सकती है, पहाड़ से, नदी से, या किसी भी तरीके से बनेगी, लेकिन तुम्हारी हर फ्रेम में तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी जो आसमान को धरती से अलग कर रही होगी। उसको पहचानने का तरीका भी यही है कि वहाँ पे धरती खत्म हो जाएगी, स्काई शुरू हो जाएगा, आसमान शुरू हो जाएगा। आसमान बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आसमान शुरू हो जाएगा, तो उस लाइन को कभी भी तुम्हें डेड सेंटर में नहीं रखना है, या तो तुम्हें अपर होराइजन लाइन के ऊपर रखना है या नीचे वाली होराइजन लाइन के ऊपर रखना है। अब एक छोटा सा कॉन्ट्रोडिक्शन आता है कि ऊपर वाली पे कब रखे, नीचे वाली पे कब रखे। मन मर्जी कर लें, मन मर्जी नहीं करनी है। तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा क्या दिखाना है। अगर तुम्हें नीचे वाला एरिया ज़्यादा प्लीजिंग लग रहा है, ज़्यादा सिनेमेटिक लग रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीचे की साइड में है, तो तुम अपर ग्रिड के ऊपर ले जाओ ताकि नीचे वाला एरिया ज़्यादा कैप्चर हो सके। और अगर मान लो तुम्हें स्काई में अच्छी डिटेल मिल रही है या ऊपर की साइड में कुछ अच्छा है, ठीक है, तो उसको तुम लोअर ग्रिड के ऊपर ले आओ ताकि स्काई अच्छा कैप्चर हो सके, ताकि एसिमेट्रिकल फोटो बने और हमारी फोटो देखने में अच्छी लगे। तो ये था जो हम इन ग्रिड लाइंस को यूज़ करके फॉलो करते हैं। नंबर 2 के ऊपर आती है लीडिंग लाइंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है क्योंकि इसको यूज़ करके हम हमारे व्यूअर्स को गाइड करते हैं कि तुम इधर देखो। बिना कुछ बोले एक स्टैटिक फ्रेम के अंदर तुम किसी को गाइड कर पा रहे हो, सोचो तुम कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ कैप्चर करके लेके आ रहे हो, ठीक है। उनको हम गाइड करते हैं, कुछ ऐसे लाइन इंक्लूड करते हैं जो हमारे मेन सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रही होती है कि हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पे है, तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे कुछ तो दिखेगा इंटरेस्टिंग। अब देखो अगर वैसे भी एक सब्जेक्ट है हमारी फोटो के अंदर तो लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ पे देखना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम उनको एक लीडिंग लाइन से ले जाके कहीं पे गाइड करते हैं तो वो काफ़ी क्रेजी पार्ट हो जाता है कि हमने बिना कुछ कहे हमारी फोटो में बहुत कुछ कह दिया। तो अगर तुम लीडिंग लाइंस को यूज़ करते हो, नेचुरली तुम्हें लीडिंग लाइंस मिल जाएगी, दीवार से, सीढ़ियों से, या जो भी 2 पोल्स जा रहे होते हैं उनसे भी तुम कैप्चर कर सकते हो। लीडिंग लाइन को कैप्चर करने का सबसे सिंपल तरीका है तुम क्लोज चले जाओ अपनी फ्रेम के। जितना तुम क्लोज चले जाओगे लीडिंग लाइन और एनहांस होकर निकल के आएगी। जितना लो लेके आ जाओगे, जैसे तो रेलिंग को कैप्चर कर रहे थे, थोड़ा लो आ जाओगे तो ज़्यादा एनहांस होकर निकल के आएगी वो लाइनें, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर आता है फ्रेम विद इन फ्रेम। नंबर 3 के ऊपर आता है फ्रेम विद इन फ्रेम। इसको जब तुम कैप्चर करोगे ना, जब तुम अपने मोबाइल से इसको कैप्चर करोगे तो तुम्हें एक बहुत ऑर्डिनरी सी फोटो तुम्हारी लगेगी, लेकिन जब तुम इसको आके देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या फोटो क्लिक करी है तुमने। क्योंकि देखो हमारा जो मोबाइल होता है ना, इसके अंदर ना इतना ब्लर इफेक्ट नहीं होता है कि हमारे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सके। तो हम क्या करते हैं कि उनका व्यू पॉइंट ही बहुत नैरो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नज़र हमारी कहाँ जाती है, सीधा हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर। नैरो डाउन कैसे करते हैं कि हमारा मेन सब्जेक्ट हम किसी फ्रेम के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। एक फ्रेम क्या, वो ये हमारी फोटो, उसके अंदर हम एक और फ्रेम लेके आते हैं जिसके अंदर हमारा मेन सब्जेक्ट खड़ा करते हैं ताकि लोगों को डायरेक्ट नज़र वहीं पर चली जाती है, क्योंकि फ्रेम्स थोड़ी सी अटेंशन सीकिंग होती है, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये जब तुम कैप्चर करोगे तो तुम देखना क्या मास्टरपीस तुम्हें अपनी फोटोज लगेगी। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें 3 रूल अभी तक बताया, अगर तो तुम अपनी फोटो को लेवलर यूज करके स्ट्रेट कैप्चर करते हो, रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग अपने मेन सब्जेक्ट को रख लेते हो तो बढ़िया बन गई। लीडिंग लाइन अगर तुमने ढूंढ ली, थोड़ी सी आईज को ट्रेन करना होता है,
हो जाता है पर ठीक है। उसके बाद में अगर तुमने फ्रेम में कैप्चर कर लिया तो तुमने कोई एक्स्ट्रा ऐसा तो कुछ करा नहीं है कि कुल में मास्टर माइंड लगाया हो अपनी फ़ोटो को कैप्चर करने में, ठीक है। बाकी लोग डायरेक्ट क्लिक करके आ रहे थे, तुमने बस इतना सोचा कि इस फोटो को इस फ्रेम में कैप्चर करूँगा तो ज़्यादा बेटर आएगी, या इस सब्जेक्ट को जैसे तुम फोटो क्लिक कर रहे हो इस सब्जेक्ट को यहाँ ना रखते हुए अगर मैं ऐसे मोबाइल घुमाऊँ तो रूल ऑफ थर्ड यूज़ करूँगा तो ज़्यादा बेटर आएगी। तो बस तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इंटेंशनली अपनी फ़ोटो को बेटर बना लिया। नंबर 4 जो है वो है नेगेटिव स्पेस। अगर मान लो कि तुम्हें कुछ ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है जिनके अंदर तुम्हें लोनलीनेस, थोड़ा सा वॉइड टाइप फ़ोटोज़ दिखानी है, या कुछ ऐसी चीज़ जिसके अंदर तुम्हें ब्लैक एंड वाइट करनी हो, तो तुम नेगेटिव स्पेस को यूज़ कर सकते हो। नेगेटिव स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, केवल हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा पूरा खाली एरिया होता है। या तो तुम वाइट वॉल को इंक्लूड कर सकते हो, या स्काई तो है ही अपने पे। जब भी तुम हाई एंगल लेके फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करोगे नेगेटिव स्पेस कैप्चर हो जाएगा। एंड द लास्ट है रूल ऑफ ओड, जो मैंने तुम्हें बताया था। रूल ऑफ ओड ये कहता है कि तुम्हें ओड नंबर में अपने मेन सब्जेक्ट इंक्लूड करने होते हैं। अपनी फ्रेम के अंदर ओड नंबर इंक्लूड करो जो देखने में काफ़ी प्लीजिंग और एस्थेटिक लगते हैं। जैसे 3 पेड़ कैप्चर कर लिए, 3 पंछी बैठे थे उनको कैप्चर कर लिया वगैरह वगैरह, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब देखो, ये तो बात हो गई हमारे टेक्निकल सारी चीज़ों की कि जो जो रूल्स हमें सिखाए जाते हैं फ़ोटोग्राफी के अंदर, जो सेटिंग्स हमें बताई जाती है फ़ोटोग्राफी के अंदर। अब मैं तुम्हें 5 ऐसे टिप्स बताता हूँ जो प्योरली ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी है। किसी और के नज़र में ये कुछ और हो सकती है, लेकिन मैं इन्हीं को इनकी तरह ही देखता हूँ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन देखो, इनको यूज़ करके मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है हर बार, क्योंकि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगर मैं इनमें से एक चीज़ यूज़ कर लेता हूँ तो मेरी फ़ोटो में बेटर बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली टिप जो है वो है कि डिच द आई लेवल। हमेशा अपने आई लेवल से अपनी फ़ोटोज़ को कैप्चर मत करो। अपने आई लेवल के नीचे भी जाओ, ऊपर भी जाओ, ठीक है। हम क्या करते हैं, मेनली मोबाइल निकाला, ऐसे या ऐसे फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपना कैमरा अपने आई लेवल के ऊपर रखते। इसी की वजह से हमारी फ़ोटोज़ थोड़ी ऑड और अच्छी नहीं लगती देखने के अंदर, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव सभी लोग अपनी आंखों से देखते हुए जा रहे हैं। अगर तुम अपनी आंखों के लेवल के नीचे जाओ, लो एंगल शॉट कैप्चर करो, तो देखो तुम्हारी फ़ोटो क्या ड्रामेटिक और ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है सिनेमेटिक में। तुम खुद कैप्चर करके देखना, तुम्हें पता लग जाएगा। और अगर तुम हाई एंगल शॉट कैप्चर करो तो देखो तुम्हारी फ़ोटो कितनी बढ़िया आती है। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन आएगा कि हाई एंगल कब इंक्लूड करें और लो एंगल कब इंक्लूड करें। ऐसा तो नहीं है कि कभी मन करा तब हाई कर लिया, कभी मन करा तो लो कर लिया, ठीक है। अगर तुम्हें अपना मेन सब्जेक्ट थोड़ा सा लोनली दिखाना है, थोड़ा सा अकेला दिखाना है, थोड़ा सा लेस पावरफुल दिखाना है, तो तुम हाई एंगल शॉट को इंक्लूड करो। मूवीज़ के अंदर भी यही होता है। जैसे हमने धुरंधर के अंदर लास्ट के अंदर ये सीन तुमने देखा हो, इसके अंदर देखो जो रणवीर सिंह है उसको थोड़ा सा हाई एंगल से शूट किया गया, क्योंकि वो यहाँ पे वीक हो चुका है, इसके सामने वीक हो चुका है, ठीक है। और उसको काफ़ी लो एंगल से दिखाया गया क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल फील कर रहा है। लोगों की नज़र में अभी वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उनको नहीं पता था कि इसने सारी चीज़ें सेट कर ली, तो उसके बाद में एंगल चेंज होते जाते हैं। तो इसी तरीके से यूज़ किया जाता है ये रूल मोस्टली। और अगर तुम्हें अपना सब्जेक्ट पावरफुल दिखाना है, ऐसा दिखाना है कि स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तो थोड़ा सा लो एंगल से कैप्चर करो, तुम्हारा सब्जेक्ट पावरफुल दिखेगा, डोमिनेटिव दिखेगा, ठीक है। तो ये तो रूल नंबर 1 जिसको तुम यूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ को बेटर बना सकते हो। तुम देखते जाना कि जो जो मैं रूल बताते जा रहा हूँ, जो मैंने खुद ने बनाए हैं, वो तुम्हें हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे इन रियल लाइफ। नंबर 2 के ऊपर आता है आई लेवल पे कैप्चर करना। अब मैं बोल रहा था कि आई लेवल को हटा दो, अब कहता है आई लेवल पे कैप्चर करो। अपने आई लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सामने वाले सब्जेक्ट के आई लेवल की बात कर रहा हूँ। अभी अपन क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के आई लेवल से ऊपर और नीचे लेके जा रहे थे, अब हमें उस सब्जेक्ट के आई लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये फोटो तुम देखो, मैं इसको अपने आई लेवल पे भी कैप्चर कर सकता था, इस लड़की के आई लेवल पे भी कैप्चर कर सकता था, लेकिन मैंने कबूतर के आई लेवल पे कैप्चर करने की कोशिश की ताकि एक यूनिक पर्सपेक्टिव आए। और वो उड़ के जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो खुद देख रहे हैं उन चीज़ों को, तो ऐसा तो यूनिक लगता है थोड़ा। अब नंबर 3 के ऊपर आती है मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट। हमें हमारी फोटोज़ के अंदर एक ऐसा एलिमेंट इंक्लूड करना होता है कि उस जगह के ऊपर वो उस टाइम में मोशन में हो जब अपने वो फोटो क्लिक करी हो। देखो, जैसे हम नॉर्मल लोकेशन के ऊपर जाते हैं तो उस लोकेशन की फ़ोटोज़ काफ़ी लोग निकाल के लाते हैं, उस लोकेशन पे बाकी चीज़ें काफ़ी निकाल के लाते हैं। लेकिन अगर तुमको ऐसी फ़ोटो क्लिक करो जब उस टाइम पे काफ़ी मोशन को तुमने फ्रीज़ करा हो, किसी के मोशन को तुमने फ्रीज़ करा हो, जैसे मान लो ये फ़ोटो थी, ये बर्ड्स के मोशन को मैंने फ्रीज़ करा। नॉर्मली लोग जाके कैसे भी जाके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, बस ये बर्ड्स को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्ट फ़ोटो
कॉपी नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी फ़ोटो यूनिक हो जाएगी उस जगह के ऊपर। तो मतलब अगर तुम अपनी फ़ोटोज़ के अंदर मोशन को कैप्चर करते हो, मोशन को फ्रीज़ करते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने टाइम को फ्रीज़ कर दिया, उस टाइम को तुमने रोक दिया। नहीं तो नॉर्मल फ़ोटोज़ तो काफ़ी लोग निकाल के ही ले आते हैं। नंबर 4 के ऊपर आता है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 ये कहता है कि हमारे एक फ़ोटो के 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड। मिडिल ग्राउंड के अंदर मैं हूँ, बैकग्राउंड के अंदर पीछे है, फोरग्राउंड क्या होता है, सामने वाला एरिया। अभी इस वीडियो के अंदर फोरग्राउंड इंक्लूड नहीं है, इसलिए थोड़ी सी डल लग रही होगी, थोड़ी सी अधूरी लग रही होगी। तो हमें हमेशा इन तीनों एलिमेंट्स को इंक्लूड करके हमारी फ़ोटो कैप्चर करनी चाहिए। जैसे ये फ़ोटो देखो तुम, अगर मैंने इसके अंदर फोरग्राउंड इंक्लूड नहीं किया था तो कितनी बोरिंग से लग रही है, लेकिन जैसे ही फोरग्राउंड इंक्लूड हुआ, अब देखो तुम इस फोटो को क्या क्रेजी बन चुकी है केवल लीफ को इंक्लूड करके। अब देखो लास्ट आता है रिफ्लेक्शन। अगर तुम्हें लगता है ना कि उस जगह के ऊपर तुम्हें कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो तुम इंक्लूड कर सकते हो, तो तुम रिफ्लेक्शन इंक्लूड कर दो उस फोटो के अंदर। रिफ्लेक्शन या तो नेचुरल तरीके से ला सकते हो या पानी डाल के खुद भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब रिफ्लेक्शन तुम अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ के अंदर लेके आओगे तो तुम्हारी फोटोज़ और वीडियोज़ देखना क्या क्रेजी बन जाएगी। एक बिल्कुल अलग ही पर्सपेक्टिव उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि सिमेट्री ऐड हो जाती है फोटो के अंदर। तो ट्राई करके देखना। ये थी सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थे, जिनसे तुम अपनी फोटोज़ को लेवल अप कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन प्रो मोड के ऊपर बात करेंगे। ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, वाइट बैलेंस, फोकस, सब कुछ इन डेप्थ, इन डिटेल, बहुत सिंपल वे में। जैसा तुमने आज देखा होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, बहुत से एग्जांपल यूज़ करके, ताकि तुम्हें समझ में आए। अब देखो, अगर वीडियो एडिटिंग तुम्हें सीखनी हो तो इधर एक वीडियो आ रही होगी VN के अंदर, मैंने डिटेल वीडियो एडिटिंग सिखाई थी। और अगर तुम्हें सिनेमेटोग्राफी सीखनी हो तो इधर भी वीडियोज़ आ रही होगी, और एक कार्ड के अंदर भी डाली है मैंने ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप के ऊपर, जो तुम टेक कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।